आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं ये जानेंगे और उसके साथ साथ आप सभी को प्रैक्टिकल फाइल के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की प्रैक्टिकल फाइल का पहला टॉपिक है विद्यालय में श्रव्य दृश्य की संचालन आख्या। इसमें पहला हेडिंग है प्रस्तावना। पाठ को रोचक एवं सुबोध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को शिक्षा के साथ संबंध उनके अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों के साथ हो। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आजकल शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। इससे सैद्धांतिक, मौखिक एवं नीरस पाठों को सहायक उपकरणों के प्रयोग से अधिक स्वाभाविक, मनोरंजक तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। आइए इसकी अर्थ एवं परिभाषा को भी जानते हैं। श्रव्य दृश्य से तात्पर्य उन साधनों से है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और कानों से उनसे संबंधित ध्वनि को सुन सकते हैं। वे प्रक्रियाएं जिनमें दृश्य तथा श्रव्य इंद्रियां सक्रिय होकर भाग लेती हैं वे श्रव्य दृश्य साधन कहलाती हैं। डेंट ने श्रव्य सामग्री के संबंध में अपने मत को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री के समझने में सहायता प्रदान करती है। अगली परिभाषा एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार है। इन्होंने बताया है कि श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से उन छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग जानते हैं। श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीफोन, भाषा प्रयोगशाला आदि चीज़ें आती हैं। दृश्य सामग्री के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैजिक, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वास्तविक वस्तुएं, मानचित्र, ग्लोब, पत्र पत्रिकाएं, मॉडल्स और संग्रहालय आते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीसीटीवी कैमरा, ड्रामा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एलसीडी प्रोजेक्टर आदि चीज़ें आते हैं। अब आइए इनका विस्तृत रूप जानते हैं। श्रव्य सामग्री वे सामग्री हैं जो कानों के माध्यम से सुना जाए तथा जिनमें स्वर्ण इंद्रियां का प्रयोग किया जाए। इनमें आवाज़ के द्वारा समस्त सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जो सुनने वालों की कल्पना शक्ति को उद्दीपित करती हैं। आइए रेडियो के बारे में जानते हैं। रेडियो शिक्षा व मनोरंजन जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा शैक्षिक एवं मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रीयता का भी विकास होता है। इससे सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। लेकिन इन उपकरणों का उपयोग तभी सफल होगा जब शिक्षक उसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के बाद उस पर विवेचना करवाए। रेडियो पर स्कूल का प्रसारण कार्यक्रम 1937 ईस्वी में कलकत्ता रेडियो स्टेशन से किया गया। रेडियो द्वारा नवीन ध्वनि, शैक्षिक नाटक, कविताएं, महापुरुषों की जीवनी, उनके प्रेरक प्रसंग, नए आविष्कार तथा खोजें, सामान्य ज्ञान, कठिन प्रकरण तथा पाठ योजनाएं आदि प्रसारित की जाती हैं। अगला टॉपिक है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत रेडियो के कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषणों का उपयुक्त स्थान एवं समय पर उपयोग इस उपकरण की सहायता से किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे यदि रात के समय 9 बजे प्रधानमंत्री का संदेश प्रसारित किया जाए तो उस समय छात्र उसका कक्षा में कोई उपयोग नहीं कर सकते। उसके उपयोग के लिए भाषण का टेप कराकर भाषण से संबंधित उचित समय, स्थान एवं आवश्यकता अनुसार छात्रों को सुनाया जा सकता है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण में यह उपकरण विशेष महत्वपूर्ण है। ग्रामोफोन
ग्रामोफोन के द्वारा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है, किंतु ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुनने के पश्चात शिक्षक द्वारा विषय का स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए। ग्रामोफोन ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो एक सुई के दोलनों को वायु में संचारित कर ध्वनि उत्पन्न करता है। सुई एक घुमाते हुए रिकॉर्ड में बने घुमावदार ढांचे के संपर्क में होती है। व्यापक अर्थ में किसी भी ऐसे यंत्र को ग्रामोफोन कहते हैं जिससे ध्वनि का अभिलेखन और बाद में पुनरुत्पादन होता है। अगली सामग्री है टेलीफोन। टेलीफोन या दूरभाष वह यंत्र या उपकरण है जिससे तार या विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से बहुत दूर उपस्थित व्यक्ति से बातचीत की जा सकती है। विश्व भर में आजकल यह सर्वाधिक प्रचलित घरेलू उपकरण है। टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से एक दूसरे से दूर होते हुए भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं या बात कर सकते हैं। आइए अब दृश्य सामग्री के अंतर्गत जानते हैं कि कौन कौन से उपकरण आते हैं। दृश्य सामग्री वह सामग्री है जिसमें दृश्य इंद्रियों का प्रयोग होता है, अर्थात इस सामग्री के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में दृश्य इंद्रिय अर्थात आँख का प्रमुख योगदान होता है, जिसमें पहला है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के बिना शिक्षण अधिगम की कल्पना नहीं की जा सकती है। CL भल्ला ने अपनी पुस्तक ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन में इसका इस प्रकार महत्व बताया है। श्यामपट्ट शिक्षण संस्था में उतना ही आवश्यक है जितने डेस्क रजिस्टर, कुर्सियाँ तथा अन्य वस्तुएं। यह शिक्षा का सबसे सस्ता तथा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह शिक्षण का अभिन्न अंग है। अगली हेडिंग है चार्ट। इसके अंतर्गत जब किसी वस्तु के प्रतिमान उपलब्ध नहीं होते अथवा वास्तविक सामग्री का कक्षा में प्रयोग संभव नहीं होता, तब चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। चार्ट का प्रमुख लाभ है कि जो चित्र, डायग्राम या स्केच सरलता से शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर नहीं बना पाते, उसका पहले से सही, सटीक तथा अनुपातिक चित्र बनाकर छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। अगली हेडिंग है वास्तविक वस्तुएं। वास्तविक पदार्थ छात्रों को निरीक्षण एवं परीक्षण करने के अवसर प्रदान करते हैं। छात्रों को दृष्टिक इंद्रिय के साथ साथ स्वर्ण तथा स्पर्श आदि इंद्रियों को भी विकसित करने में सहयोग देते हैं। उनकी कल्पना शक्ति को भी विकसित करने में सहयोग देते हैं। विज्ञान एवं गृह विज्ञान की शिक्षा देना वास्तविक पदार्थों के माध्यम से ही अधिक उचित हो पाया है। अगली हेडिंग है मानचित्र। मानचित्र के शिक्षण के द्वारा विषय को सुरुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। इतिहास व भूगोल शिक्षण के लिए मानचित्र का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। बहुत से शिक्षक यह सोचते हैं कि नक्शा एक लघु पृथ्वी के रूप में एक चित्र है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि चित्र तो सरल एवं अति स्पष्ट होता है, जबकि नक्शे किसी चित्र की तुलना में काफ़ी जटिल होते हैं। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्तम संप्रेषण की विधि मानी जाती है। इसका उपयोग करने पर चौक तथा श्यामपट्ट की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती है और इन्हें पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित सामग्री छात्रों के सामने आती है और शिक्षक आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या करता है। अगला है मॉडल्स। मॉडल किसी वास्तविक वस्तु, क्रिया अथवा प्रक्रिया की समस्त विशेषताओं का दिग्दर्शन कराता है, ताकि छात्रों को उस अभिष्ट वस्तु के विषय में सही जानकारी प्राप्त हो सके। जब बहुत बड़ी वस्तु होती है जैसे हवाई जहाज या कोई छोटी वस्तु होती है जैसे बैक्टीरिया, तब उसके बारे में सही ज्ञान प्रदान करने के लिए उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल कक्षा में प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला टॉपिक है संग्रहालय। शिक्षा को विद्यालय में संग्रहालय का निर्माण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी वस्तुओं को एकत्रित किया जाता है जिसकी सहायता से पाठ को रोचक बनाया जा सके।
शिक्षक को छात्रों को विद्यालय संग्रहालय के लिए डाक टिकट, सिक्के, पुराने अस्त्र शस्त्र, कीड़े मकोड़े व विभिन्न विषयों में काम आने वाले यंत्रों को इकट्ठा करने में उत्साहित करना चाहिए। आइए अब श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें छात्र सुन भी सकते हो तथा आंखों से देख भी सकते हो, अर्थात आँख एवं कान दोनों का ही साथ उपयोग हो सके, जैसे टेलीविजन, चलचित्र। इन्हीं को श्रव्य सामग्री कहते हैं, जिसमें पहला उपकरण है चलचित्र। चलचित्र द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है क्योंकि इसमें देखने और सुनने की दो इंद्रियां काम करती हैं। चलचित्र के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है। कम बुद्धि वाले बालकों के लिए यह अधिक लाभदायक माना जाता है। नागरिक शास्त्र की शिक्षा के लिए यह उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला उपकरण है टेलीविजन। शिक्षा के इस उपकरण से बालकों के कान, आँखें दोनों इंद्रियां विकसित होती हैं। यह चलचित्र से अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि देखने तो बालक कभी कभी जा पाता है, जबकि टेलीविज़न बालक प्रतिदिन अपने ही घर में देख सकता है। किंतु इस उपकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमारी सरकार को इसे सस्ता करना चाहिए ताकि सभी इस उपयोगी उपकरण को अपने घर में रख सकें। अगला है ड्रामा। शिक्षा के श्रव्य उपकरण में ड्रामा प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। ड्रामा खेलने व देखने से बालकों में शिक्षण की क्रिया इतनी अधिक प्रभावशाली हो जाती है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अनुभवों को सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके द्वारा बालकों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावनाएं विकसित की जा सकती हैं। इतिहास के शिक्षण में ड्रामा का विशेष महत्व है क्योंकि इसके द्वारा बालक ऐतिहासिक घटनाओं, महापुरुषों की वेशभूषा, उस समय प्रयोग किए जाने वाले हथियारों व क्रियाकलापों के बारे में सहज ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः इसके द्वारा बालक शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त करता है। अगला उपकरण है इंटरनेट। इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली मानी जाती है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साधारणतया कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत से साधन हैं जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अगला है वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानी जाती है जो सीसीटीवी कैमरा से प्राप्त वीडियो सिग्नल्स को प्रोसेस, कंप्रेस तथा रिकॉर्ड करता है और डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास सेव कर लेता है। यह एक नेटवर्क स्विच या सेटअप बॉक्स के आकार का डिवाइस होता है जिसके अंदर एक प्रोग्राम किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगा होता है। हार्ड डिस्क लगाने की जगह होती है जहां पर आप वीडियो को स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं। अगला है सीसीटीवी। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न होता है। आसान भाषा में हम इसे एक कैमरा का नाम दे सकते हैं। यह एक प्रकार का वीडियो कैमरा है। इसका एक नाम वीडियो सर्विसलेस भी है। सीसीटीवी कैमरा अपने सामने होने वाली प्रत्येक हलचल को रिकॉर्ड करता है और मेन सर्विस कंप्यूटर को सेंड करता है। मेन कंप्यूटर इसकी सभी रिकॉर्डिंग को अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। जब कभी इस रिकॉर्डिंग की ज़रूरत लेती है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। सीसीटीवी वैसे तो लाइव चलता है, इसे आप लाइव देख भी सकते हैं, पर अगर आपका कैमरे के सामने किसी प्रकार की दुर्घटना हुई और आप उस वक्त नहीं थे तो रिकॉर्डिंग की मदद से आप उसे देख सकते हैं। अगला उपकरण है विद्युत मस्तिष्क, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर को विद्युत मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर के बिना अब शिक्षण की कल्पना करना मुश्किल लगता है। आजकल शिक्षा प्रणाली व संस्थानों
में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा फल एवं अन्य पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष तक पहुंचने में इनकी उपयोगिता का मुकाबला नहीं है। वास्तव में कंप्यूटर शिक्षक की शिक्षण में सहायता के लिए होता है, जिसका उपयोग करके शिक्षक एक अत्यंत प्रभावशाली शिक्षक की भूमिका निभा सकता है। आइए अब शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता जानते हैं। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला है ध्यान केंद्रित करना। विद्यार्थियों को कक्षा में ध्यान केंद्रित करना शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है। छोटी कक्षाओं में बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, वह इधर उधर भागता रहता है। ऐसे में सहायक सामग्री यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ही बच्चों का ध्यान केंद्रित करता है। अगली हेडिंग है अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को करने या सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना अति आवश्यक है। दृश्य श्रव्य सामग्री भी अभिप्रेरणा का काम करती है, क्योंकि जैसे ही अध्यापक चार्ट, मॉडल आदि लेकर कक्षा में प्रवेश करता है, बालक उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। अगला है नवीनता। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा पढ़ने के ढंग में नवीनता आती है और बच्चे उस विषय को आसानी से समझ लेते हैं। अगली उपयोगिता है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उपयोगी। हमारे देश की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय चेतना व जागृति के परिणाम स्वरूप कक्षा में छात्रों की संख्या में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में सभी बच्चों को पाठ्य वस्तु सही ढंग से समझाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है रोचक व सरल शिक्षण। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण को सरल व रोचक बनाती है। इसके द्वारा सभी विषय बड़े आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं। अगला है सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना। श्रव्य सामग्री सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कही गई है। चलचित्र, चित्र, रेडियो, शिक्षाप्रद यात्राएं, दूरदर्शन, नाटक आदि के माध्यम से विद्यार्थी समाज के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित हो जाते हैं। अगली उपयोगिता है शिक्षण में कुशलता। शिक्षण में कुशलता का मतलब है इसके उपयोग से शिक्षक में आत्मविश्वास, कुशलता की भावना आती है, जिससे वे पाठ्य वस्तु को अधिक रुचिकर बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगला है समय और शक्ति की बचत। किसी भी कठिन विषय वस्तु को कम समय में व अच्छी तरह समझने में श्रव्य दृश्य अपना बहुत महत्व रखता है। किसी चार्ट, मॉडल आदि की सहायता से हम कठिन से कठिन विषय वस्तु को कम समय में बच्चों को समझा सकते हैं। आइए अब शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली कम लागत से बनी हस्त निर्मित सामग्रियां के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अंकों वाली जेबें, 1 से 10 तक की गिनती तथा नए नए शब्द सीखना। पुराने ताश के पत्तों की गड़ी ये 1 से 10 तक के अंक लिखे, फिर उन्हें चमकीले कपड़े पर चिपका लें। कपड़े के ऊपरी किनारे पर 3 से 4 छल्ले सिल लें, जिससे कि कपड़े को कक्षा की दीवारों पर लटकाया जा सके। अगली सामग्री है गिनती के ढक्कन। डिजाइन की समझ शुरू की, अंकों की अवधारणा। 100 से 200 सोडा वाटर की बोतलों के ढक्कन को 4 अलग अलग रंगों से पेंट करें, जिससे छात्रों को ढक्कन को 1, 2, 3, 4 आदि करके गिनना और समूह में रखकर गिनना सिखाया जा सके। अगला है प्लास्टिक की थैलियों के फीते और डोरी, जूते के फीते, बालों के रिबन। थैली को उल्टा पकड़े, उसमें लंबाई में 3-4 बार आधा कर मोड़े। अब पेंडे के बंद भाग को काट दें, बाकी थैली की पट्टियाँ काटें। पट्टियाँ 2 उंगलियों की मोटाई के बराबर चौड़ी हो। हर पट्टी को खोलने पर छल्ला मिलेगा। 3 छल्लों को इकट्ठा कर उनमें ऊपर एक गांठ लगाएं, फिर उनकी चोटी बनाएं। अगला है छूकर अक्षर लिखना। अक्षरों की पहचान, शुरुआत का अक्षर लेखन। 7 से 8 सेंटीमीटर भुजा वाले सख्त कार्ड के कुछ चौकोर टुकड़े लें, फिर पेंसिल से हर एक कार्ड पर एक अक्षर लिखें। अक्षर लिखते समय उसकी प्रत्येक लाइन के लिए डोर का एक टुकड़ा काटें।
फेविकोल के माध्यम से उसे कार्ड पर सही से चिपका दें। फिर छात्रों को दिखाएं कि वह किस प्रकार अपनी उंगली से हर एक को छूकर महसूस कर सकते हैं। आइए अब श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। शिक्षण में प्रयोग होने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में कई सावधानियां रखनी होती हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, श्रव्य दृश्य सामग्री विद्यार्थियों की आयु, अनुभव व मानसिक स्वादानुसार होनी चाहिए। ये अत्यधिक बड़ी या सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए बल्कि सामान्य आकार में स्पष्ट होनी चाहिए। ये विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया पाठ का अंग होनी चाहिए। ये वास्तविक वस्तु का विकल्प होनी चाहिए एवं वास्तविक वस्तु के अनुपात, रंग, एकरूपता आदि को प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य होनी चाहिए। ये विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए तथा शिक्षक के स्वयं सहायक सामग्री का पूर्व ज्ञान होना चाहिए एवं उसका प्रयोग आना चाहिए। विशेषकर विज्ञान में प्रयुक्त रसायनों में रंग परिवर्तन का ज्ञान होना चाहिए व शुद्ध पदार्थों को प्रयोग में लाना चाहिए। आइए अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री विषय वस्तु को सरल, रुचिकर, स्पष्ट, प्रभावशाली तथा स्थायी बनाती है। शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वे श्रव्य दृश्य साधन हैं जो शिक्षा प्रक्रिया को मनोरंजक एवं प्रभावशाली बनाते हैं। इनका प्रयोग किए जाने वाले छात्रों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाती है और वे विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। श्रव्य दृश्य साधनों से बालकों की इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। इनकी इंद्रियां जितनी क्रियाशील रहेंगी वे उतना ही अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ होंगे और यह बात अधिक समय तक स्मरण रहेगी। तो आज की क्लास में हमने विद्यालय में श्रव्य दृश्य संचालन की आख्या जाना है। हम सेकंड प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे जिसका टॉपिक है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति शैक्षिक संदर्भ में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने अपने मतों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। इसमें पहली हेडिंग है प्रस्तावना। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महिला और पुरुष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते हैं और समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाएं, क्योंकि यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर होगा सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पाएगी। परंतु देश में व्यवहारिकता शायद कुछ अलग ही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व की औसत 89.7% से काफ़ी कम है। आइए भारत में महिला शिक्षा वर्तमान में उसका परिदृश्य क्या है उसके बारे में जानते हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम मानी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान में 52.12% और बिहार में 51.50% में महिला शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है तथा जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर 64.46% है तथा देश की कुल साक्षरता दर 64.04% से भी कम है तथा बहुत कम लड़कियों का स्कूल में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती हैं। इसके अलावा कई लड़कियां रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण स्कूल नहीं जाती हैं। अगला है, कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है, जबकि सामान्य आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह प्रतिशत 9.8 रहा है तथा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष
आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में। तथा आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर मानी जाती है। आइए अब भारत में महिला शिक्षा का इतिहास जानते हैं। भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि इतिहास में इसकी विकास यात्रा को भी समझा जाए। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन वैदिक काल, दूसरा ब्रिटिश इंडिया तथा तीसरा स्वतंत्र भारत। आइए प्राचीन वैदिक काल में महिला शिक्षा का इतिहास जानते हैं। भारत में महिला शिक्षा का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 से अधिक वर्ष पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। वैदिक अवधारणा के स्त्री शक्ति सिद्धांत के अनुसार महिलाओं की देवी के रूप में पूजा शुरू हुई। उदाहरण के लिए जैसे माँ सरस्वती। तथा वैदिक शास्त्र कहते हैं कि लड़कों के साथ लड़कियों को उचित देखभाल के साथ पोषित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तथा वैदिक साहित्य में उन महिलाओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने वैदिक अध्ययन का रास्ता चुना है। आइए अब ब्रिटिश इंडिया में महिलाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश काल में पहला ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरुनेलवेली में स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसाइटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित 6 स्कूल मौजूद थे जिनमें कुल 200 लड़कियों का नामांकन कराया गया था। वर्ष 1848 में पुणे में गर्ल्स स्कूल की शुरुआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी तथा पश्चिमी भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने शुरू किया। उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूल में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्रम वुड डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। वर्ष 1879 में स्थापित बेथ्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज माना जाता है। मतलब है कि महिला की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 में 0.2% से बढ़कर वर्ष 1947 में 6% हो गई थी। आइए अब स्वतंत्र भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति जानते हैं। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर काफ़ी कम थी जिसे सरकार द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जिसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। इन सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरुष शिक्षा के समांतर पहुंचाया जाए तथा वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की तथा वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश भी की। महिला शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी जानते हैं। पहली आवश्यकता है महिलाओं को शिक्षित करना। भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजित साबित हो सकती है तथा अगली आवश्यकता है यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी।
तथा अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया। तथा इस सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं, उनके बच्चों को उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है। अगला बताया गया है कि इसके अलावा कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों की शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने से सक्षम बनाती हैं। आइए महिला शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उसके बारे में भी जानते हैं। पहला है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान माना जाता है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश के अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तथा अगला है, हम दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहे हैं, परंतु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का भी अनुभव करती हैं। तथा समाज में यह मिथ काफ़ी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्षों के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफ़ी अंतर आता है। तथा देश में महिला सुरक्षा अभी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी कम किया गया है, परंतु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं। महिला शिक्षा हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसके बारे में जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाले की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था करने हेतु की गई थी। महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गई थी। यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा महिला शिक्षा के उत्थान की दिशा में झारखंड ने भी एक बड़ी पहल की है। झारखंड स्कूल ऑफ एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12 तक की सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और नोटबुक बांटने का फैसला किया है। आइए इसका क्या निष्कर्ष है जानते हैं। शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षा का काफ़ी स्तर बढ़ रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से विशेष योजनाएं भी चलाई गई हैं। गांवों में महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनके लिए रोजगार संबंधी अवसर भी बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे वे अच्छी आमदनी अर्जित कर अपने परिवार का सही से गुजारा कर सकें।
है।